Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vanijya Guru. My name is Supriya Gupta. I am assistant professor, also UGC NET qualified in commerce. आज हम करेंगे यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. सो अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक है पूरे इंडिया का, यानी कि सबसे मेन बैंक जिसे हम कह सकते हैं, जो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है. जो सभी बैंक्स का जो मेन हेड है वो आरबीआई है. ठीक है, आरबीआई बहुत सारे काम करता है, ना सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है बल्कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में मनी की सप्लाई भी करता है, मनी इशू भी करता है, उन्हें कंट्रोल भी करता है, गोल्ड वगैरह भी देखता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को भी करता है. तो पूरे बैंकिंग सिस्टम का, पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम का अगर हम रेगुलेटर कहें तो वो आरबीआई है. ठीक है, आरबीआई जो है, आरबीआई सेटअप हुआ 1935 में और इसका एक्ट है 1934. तो जनरल इंफॉर्मेशन अगर हम डिस्कस करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है. ऑनरशिप इसकी 100% स्टेट ऑनरशिप के साथ ये काम करता है. सो एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है रेगुलेट करता है सभी बैंक्स को. जैसे हमें जो है कमर्शियल बैंक बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, हमें लोन देते हैं. इसी तरीके से आरबीआई एक बैंक है कमर्शियल बैंक्स के लिए. आरबीआई भी कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उन्हें लोन भी देता है. कमर्शियल बैंक्स को भी लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है हम लोगों को देने के लिए, तो तब आरबीआई जो है उन बैंक्स की हेल्प करता है. इन सब के अलावा फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करना, एक होता है कि हमारे पास एक मिनिमम एक्सचेंज तो इतना फॉरेन रिजर्व इतना मेंटेन रहना चाहिए, उसको मेंटेन करता है. करेंसी को तो इशू करता ही है, साथ में जो है इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है. जब महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये रेट्स में चेंजेस करता है. कुछ रेट्स होते हैं, एसएलआर है, सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उनमें चेंजेस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ट्राई करता है कि हमारी जो मनी की वैल्यू है वो अपग्रेड हो सके, फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू को इंक्रीज करने का भी ट्राई करता है. तो इसे बैंकर्स बैंक भी कह सकते हैं क्योंकि ये बैंक्स का भी बैंक है, ये फादर्स ऑफ बैंक है. तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सब्सिडरीज के नाम पूछ लिए जाते हैं, आइदर इन मैच द फॉलोइंग और इन एमसीक्यू. मेजरली इसमें से क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताइए कि कौन सी जो है एक सब्सिडरी है आरबीआई की. तो आपको ये नाम पता होने चाहिए. 4 फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की. डीआईसीजीसी विद फुल फॉर्म आपको नाम याद होने चाहिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. उसके बाद बीआरबी एनएमपीएल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड. आरईबीआईटी रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. एंड इफ्तास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज. ओके, नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ आरबीआई. तो पहले फंक्शन की बात करते हैं. सबसे मेजर फंक्शन है, हमें पता है कि आरबीआई जो है हमारी कंट्री में करेंसी को इशू करता है. लेकिन क्या वो सभी नोट्स को इशू करता है? नहीं. आरबीआई जो कॉइन्स होते हैं, हमारे जो सिक्के आते हैं उनको, और 1 रुपी के नोट को इशू नहीं करता है क्योंकि वो इशू करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. बाकी जितने भी 10, 20, 500, 100 के नोट्स आते हैं वो सारे करेंसी को हमारा आरबीआई ही इशू करता है. नेक्स्ट, बैंक्स टू द गवर्नमेंट. हमने इसे बैंक्स का बैंक तो कहा, लेकिन ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है. जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो अपनी ट्रांजेक्शन आरबीआई के साथ करती है. उन्हें लोन, गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए तो उन्हें लोन भी कौन प्रोवाइड कराता है? आरबीआई ही प्रोवाइड कराता है. और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जो है, आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स इशू करता है, ताकि उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को, गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है. और ये बिल्कुल सिक्योर्ड होते हैं. ट्रेजरी बिल्स की डिटेल वीडियो जो है हमने पहले, सबसे पहले वीडियो इशू अपलोड की हुई है, तो आप वहां पे इसको डिटेल में कर सकते हैं. तो आरबीआई जो है इसके लिए काम करता है ट्रेजरी बिल्स को इशू करने में. ऑल्सो आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है कि आपको क्या
कितने लोन जो है, कहाँ पर कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और सब चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में, फंक्शंस में एडवाइजरी बॉडी के तौर पे भी गवर्नमेंट के लिए काम करता है। सो नेक्स्ट फंक्शन है एज बैंकर्स बैंक। तो ये जितने भी लोकल बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, उन सब का मेन हेड के तौर पे काम करता है। कल लास्ट वाली वीडियो में जो हमने आरआरबीज पढ़े थे, रीजनल रूरल बैंक्स पढ़े थे, उनकी रेगुलेशन भी कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये उनके बैंकर्स का भी बैंक है, एज अ बैंकर्स बैंक काम करता है। ठीक है, उनके जो कैश रिजर्व रेशो है, कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? सीआरआर। जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट जो उनके पास आता है, डिपॉजिट होता है, उसका एक हिस्सा जो है उन्हें आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना होता है, एक रेशो विच इज 4.5% एज ऑफ नाउ। अभी वो 4.5 है कि जितना भी उनके पास डिपॉजिट आया उसका 4.5% उन्हें आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना है। ऐसे ही एसएलआर होता है, एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है, जिसका मतलब है कि इतना परसेंटेज तो उन्हें अपने पास मेंटेन करके ही रखना है कैश का। क्यों करके रखना है? क्योंकि कभी भी सेविंग अकाउंट वाले पर्सन जो आपसे कह सकते हैं कि हमारा इतना मनी हमें रिक्वायर्ड है, वापस कर दीजिए, तो वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट। तो 18% एसएलआर की रेशो है अभी, जो आपको मेंटेन करके रखनी होती है। नेक्स्ट इज सर्विलियंस। एज अ कंट्रोलर है, चेक करता रहता है कि सभी बैंक जो है रूल्स के हिसाब से टाइमली काम कर रहे हैं कि नहीं, जो लिमिट्स उनके लिए सेट की गई हैं उन पे बेस्डली काम कर रहे हैं कि नहीं, तो उनकी उनकी बैंक को क्या पावर है, उनको रेगुलेशन के रूल्स, उन सब पे भी ध्यान में रखता है। सर्विलियंस का भी ये काम आरबीआई करता है। एज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट और कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मॉनिटरी फंक्शन है ये आरबीआई का। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि ये करेंसी को इशू करता है, तो कितनी सप्लाई हमें मार्केट में मनी की करनी चाहिए और कितनी नहीं, उसको रेगुलेट करता है। अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा कर देगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, कम रखेगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा। तो इसलिए एक बैलेंस ये मेंटेन करके रखता है कि कितनी मनी की सप्लाई हमें मार्केट में करनी चाहिए। उसके बाद क्रेडिट कंट्रोल भी करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो रेट को भी ये बनाता है। डिसाइड करता है कि कितना क्या रेट होना चाहिए, कितना जो है, जैसे रेपो रेट आज के टाइम में 6.5% है, रिवर्स 3.35 है, तो इन सब रेट्स को डिसाइड करता है एज ए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये वो मेथड्स हैं जिनको यूज करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है मार्केट में। तो पहला है चेंजेस इन बैंक रेट। तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि बैंक रेट होता क्या है। तो बैंक रेट वो मनी अमाउंट होती है जो हमारे बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, किससे? आरबीआई से। ठीक है, जब हमारे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार पे लेते हैं, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचे बिना, तो वो होता है हमारा बैंक रेट। जिस रेट पर वो, जिस इंटरेस्ट रेट पर वो लेते हैं, वो रेट होता है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट में जो आप बोरो करते हो वो लॉन्गर पीरियड के लिए बोरो किया जाता है अमाउंट आरबीआई से। तो इसमें चेंज होने की वजह से कैसे मनी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है? देखो, अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को जो लोन दिया उधार पे, उसका बैंक रेट बढ़ा दिया, तो इसका मतलब अब कमर्शियल बैंक्स को लोन जो है वो महंगा मिल रहा है, अब उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इससे क्या होगी? मनी की सप्लाई इकोनॉमी में डिस्करेज हो जाएगी। अब कमर्शियल बैंक भी आम जनता को जो लोन देंगे उस पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट बैंक रेट के इंक्रीज हो जाने से, बैंक रेट के इंक्रीज हो जाने से मनी की सप्लाई क्या हो गई? डिस्करेज हो गई इकोनॉमी में। और अगर डिक्रीज कर दिया जाए बैंक रेट आरबीआई की तरफ से, तो लोन जो है सस्ते मिलेंगे कमर्शियल बैंक्स को, और फिर आगे वो भी डिस्काउंट देंगे आम जनता को। तो दिस इज चेंज इन बैंक रेट जो अफेक्ट करेगा मनी की सप्लाई को। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि परचेज एंड सेल करता है आरबीआई सिक्योरिटीज का मार्केट में। अब अगर वो परचेज कर लेगा सिक्योरिटीज को, ठीक है, अगर आरबीआई ने सिक्योरिटीज को मार्केट में परचेज कर लिया, इसका मतलब
अब परचेज करने से क्या होगा, वो मार्केट को पेमेंट करेगा, तो मार्केट में क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आरबीआई ने सिक्योरिटीज को सेल कर दिया, तो सेल करने से क्या होगा, मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। तो इससे भी हम जो है लिक्विडिटी को चेंज कर सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन से। नेक्स्ट इज चेंजेस इन सीआरआर। सीआरआर माने कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर आपकी कैश रिजर्व रेशियो चेंज हो जाती है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कैश रिजर्व रेशियो सबसे पहले होता क्या है, सीआरआर जो होता है ना, एक वो अमाउंट होता है जो कमर्शियल बैंक्स को एक फिक्स्ड अमाउंट सेट कर दिया जाता है कि बैंक्स को इतना अमाउंट जो है अब आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखना है। ठीक है, एक अमाउंट जो आपको मेंटेन करना है आरबीआई के पास डिपॉजिट। अगर इस रेट को बढ़ा दिया जाए, अगर सीआरआर के रेट को बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास खुद का अमाउंट लिक्विडिटी कम रह जाएगी, और अगर कम रह जाएगी तो वो मार्केट में लोन कम दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, मनी का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर सीआरआर के रेशो को कम कर दिया जाए, अगर उन्हें कम डिपॉजिट करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को, अगर आरबीआई के पास अमाउंट कम डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट में फ्लो ज़्यादा रहेगा मनी का, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास अमाउंट अब ज़्यादा है। तो सीआरआर के चेंज होने की वजह से हमारा किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, मनी की सप्लाई पे। नेक्स्ट है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसका मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये क्या होता है, एसएलआर होता है कि जो इनको खुद के पास मेंटेन करना है, कमर्शियल बैंक्स को जो रेशो अपने पास कैश का मेंटेन करके रखना है, जो उनके पास डिपॉजिट आया उसका। जैसे आज के टाइम में ये रेशो आपका 18% है। ठीक है, 18% है, और सीआरआर कितना है, 4.5। सो जो आपका एसएलआर है, जो आपको अपने पास मेंटेन करना है, जितना भी कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट आया हुआ है उसका 18% उन्हें अपने पास हमेशा मेंटेन रखना है, चाहे वो लोन दे रहे हो, सीआरआर दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो अगर इस रेट को बढ़ा दे आरबीआई, आरबीआई ने कहा कि आपको ये रेट बढ़ा करके 20 कर देना है, तो इसका मतलब अब बैंक्स के पास क्रेडिट को देने के लिए अमाउंट कम पड़ गया। ठीक है, पहले वो उनके पास 18% था खुद के पास रखने के लिए, अब जो है क्रेडिट देने के लिए जो है उनके पास अमाउंट कम पड़ जाएगा, क्योंकि अब उन्हें एसएलआर ज्यादा मेंटेन करना है। तो इससे क्या होगा, मनी की सप्लाई फिर कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर ये कम हो जाता है, एसएलआर का रेट कम हो जाता है, तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ जाती है और हम जो है ज़्यादा लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एसएलआर भी हमारा इफेक्ट करता है मनी की सप्लाई को। अभी तक हमने करे क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिन्हें हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स, जो बिना मनी में चेंजेस करे भी आप जो है मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हो। हाउ, मार्जिन से। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लेना है, कमर्शियल बैंक से आपने लोन लेना है, सपोज यू नीड लोन ऑफ 1 लाख। आपने जो है अपना घर या फिर आपने एक गाड़ी है, ठीक है, कार है, उसको आपने उसके पेपर जो है मॉर्गेज पे रखवा दिए, बैंक के पास गिरवी रखवा दिए, और आपने उस कार की अमाउंट है 3 लाख या 4 लाख है। ठीक है, उस कार की अमाउंट है 4 लाख, और आपने इसे गिरवी रखवा करके सपोज कितना लोन ले लिया, 2 लाख का। हम मान लेते हैं आपने 2 लाख का लोन ले लिया बैंक से। तो बैंक ने आपसे कार के पेपर रखवाए 4 लाख वाले, और आपको लोन दिया 2 लाख। तो इसका मतलब बैंक ने कितना मार्जिन रखा बीच में, 2 लाख का मार्जिन रख लिया। तो अगर ये मार्जिन की अमाउंट बढ़ा दी जाती है, ठीक है, अगर ये मार्जिन की अमाउंट बढ़ा दी जाती है, तो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो, अगर मार्जिन कम रखा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे और मनी की सप्लाई को इंक्रीज करेंगे।
उसके बाद है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग होती है एक मैक्सिमम अमाउंट लोन के फिक्स कर देना एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, कि इस सेक्टर के लिए, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए इतना लोन दिया जाएगा और हाउस सेक्टर के लिए इतना दिया जाएगा, तो उसको फिक्स करना क्रेडिट रैशनिंग कहलाता है। नेक्स्ट इज बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन स्कीम। बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन क्या होता है? अगर आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हुए कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हैं, बैंक्स आपके काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आपको तंग कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं बैंक से रिलेटेड कस्टमर्स, तो उनकी कंप्लेन के लिए सोल्यूशन है बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन स्कीम। आरबीआई ने इसे सबसे पहले 1945 में इंट्रोड्यूस किया था, बाद में इसे 2002 में रिवाइज भी किया। फिर प्रेजेंटली बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन स्कीम जो 2006 चल रही थी, उसे अमेंड कर दिया गया जुलाई 2017 में। पर है कौन ये बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन, कौन काम करता है इसमें? तो जो सीनियर ऑफिशियल, आरबीआई ही एक ऑफिशियल को अपॉइंट करता है, सीनियर ऑफिशियल को, जो एज अ बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन काम करता है, सभी प्रॉब्लम्स को देखता है। इसके अंदर सभी तरीके के बैंक्स आते हैं, आपके कमर्शियल बैंक, आरआरबी, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, सब इसमें स्कीम के अंदर आते हैं। और ये स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आरबीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो कैसे काम करता है, कौन कौन से उसके सब्सिडरीज हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में आता है, पसंद आता है कंटेंट, तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम, and prepare your topic well. That's it. Thank you.